मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। इस समय हम लोग टेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आपने देखा पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और चारों का वीडियो आप भी देख चुके हैं। और निश्चित रूप से ये सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो रहे होंगे। और फिर भी यदि आपके लिए कोई समस्या आ रही है तो अपनी समस्या को आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। बस आप जो है सारे वीडियोज़ को देखते जाएं। और ये भी मैं मानता हूं और जानता हूं कि आप सारे वीडियोज़ को यदि ध्यान से देखेंगे, हर एक उदाहरण के द्वारा समझाई जा रहे बातों को और साथ में नियम को भी लिखा जा रहा है, तो आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें और आपका उत्तर ज़रूर प्राप्त होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब पास्ट इंडेफिनिट पिछले दिन ही अपलोड किया गया था, आप उसको ज़रूर देख चुके होंगे। यदि नहीं देख पाए हैं अभी तक तो उसको आप अवश्य देखें और उसके बाद जो है देखेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने में बहुत आपको आसानी होगी। तो चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी भाषा में साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आप अफर्मेटिव की स्पेलिंग जरूर ध्यान देंगे, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नदी में सिकंदर महान झेलम नदी में तैर रहा था। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यह तो वाक्य हो गया कि सिकंदर महान झेलम नदी में तैर रहा था। इसकी पहचान यही है कि एक साधारण सी बात को साधारण तरीके से कहा जाता है। तो सिकंदर महान बस झेलम नदी में तैर रहा था, इसी को हम लोगों को अनुवाद करना है। और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो रहेगा ही रहेगा। यह रहेगा तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो इसका अनुवाद देखते हैं कैसे किया गया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज स्विमिंग इन झेलम। अब जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको शुरू में जो कर्ता को लिखा हुआ है सिकंदर महान के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वास्तव में यदि आप सिकंदर को सिकंदर लिखते हैं तो वह गलत तो नहीं होगा, लेकिन सिकंदर महान को जब हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मतलब होता है सिकंदर महान। अ वाज स्विमिंग, तैर रहा था, इन झेलम, झेलम नदी में। झेलम आप जानते हैं कि कहाँ पड़ता है, यह किस राज्य में यह नदी बहती है। यदि आप जानते हैं तो उस राज्य का नाम लिख करके भेजें। तो इस वाक्य में आपने देखा होगा कि सिकंदर महान के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए एक वाक्य हम लोग और देखते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान देने की बात है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया दो होती हैं, वाज और वर। एक वचन के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। वर की स्पेलिंग होती है WERE। अभी हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक अगला उदाहरण देखते हम लोग हैं। अरस्तु और प्लेटो दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे। अब देखिए, अरस्तु और प्लेटो दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे। इसको अनुवाद किया गया है, अरिस्टोटल एंड प्लेटो वर टीचिंग फिलॉसफी। फिलॉसफी को हम लोग अंग्रेजी में इसकी हिंदी भाषा होती है दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी के स्पेलिंग भी बढ़िया से याद कर लेंगे आप। तो फिलॉसफी का मतलब हो गया दर्शन शास्त्र। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अरस्तु के लिए मैंने अरिस्टोटल लिखा हुआ है। तो अब जो है अरस्तु में हिंदी में लिखा तो गया है कुछ और, अंग्रेजी में कुछ और लिखा जा रहा है। तो वास्तव में अरस्तु को अरिस्टोटल अंग्रेजी में लिखा जाता है। अरिस्टोटल के स्पेलिंग आप बढ़िया से ध्यान देंगे ताकि गलती ना होने पाए। तो जब भी कहीं पर आपको अरस्तु लिखना हो तो ARASTU के स्थान पर अरिस्टोटल लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है अरस्तु। तो अरस्तु एंड प्लेटो वर टीचिंग फिलॉसफी।
दर्शन शास्त्र के ये लोग बहुत बड़े विद्वान थे। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि अरस्तु और प्लेटो के गुरु कौन थे? आप यदि थोड़ा-सा कोशिश करेंगे जानने की, तो एक बहुत ही अनोखी बात आपको यहाँ प्राप्त होगी। बस आपको यह पता करना है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था। देखेंगे एक जादुई सूचना आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा भी, इसका नियम देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि कर्ता धन वाजवर धन वी आईएनजी प्लस कर्म। इसमें आप देख रहे होंगे कि कर्ता लिखना है, फिर वाज वर में कोई भी एक लगाना होता है। कोई भी लगाने का नियम होता है कि आई के साथ वाज लगाते हैं और एक वचन के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हम लोग वर लगाते हैं। उसके बाद वी आईएनजी अर्थात क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाते हैं। वैसे भी क्रिया के पहले रूप में ही आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद कर्म लिखते हैं। उसके बाद डॉट 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 बना है, इसका अर्थ है कि जो भी अन्य बातें आती हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह नियम हो गया और बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई आपको तो वैसे भी आता ही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको कुछ नए शब्दों से परिचित कराना है और साथ में कुछ सामान्य ज्ञान की बातों से भी अवगत कराना है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसको हिंदी भाषा में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सुकरात जर्दी नहीं खा रहे थे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है बिल्कुल वैसा ही ये भी है, लेकिन बस एक नया शब्द जुड़ गया है नहीं। नहीं शब्द आ गया तो वह क्या कहलाएगा? नकारात्मक। बस नकारात्मक की यही पहचान होती है कि नहीं होना जरूरी है। यदि नहीं शब्द नहीं है तो दिया हुआ वाक्य नकारात्मक नहीं है। इसको हम लोग अनुवाद करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सॉक्रेटिस वॉज नॉट ईटिंग योक। अब इसमें भी बड़ी समस्याएं आपको लग रही होंगी कि ये क्या क्या आ गया सब। हिंदी में लिखा गया है सुकरात और अंग्रेजी में लिखा गया है सॉक्रेटिस, पढ़ा भी जा रहा है सॉक्रेटिस, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर भी देखिए वही बात है। सुकरात को हम लोग अंग्रेजी में सॉक्रेटिस लिखते हैं। स्पेलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसको याद ना कर सकें। तो सुकरात जर्दी नहीं खा रहे थे। द सॉक्रेटिस वाज नॉट ईटिंग योक। अब जो है यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कि सुकरात को कुछ और लिखा जाता है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने अरिस्टोटल के बारे में याद किया और सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में आपने याद किया, ठीक उसी प्रकार आपको याद करना होगा कि सुकरात को हम लोग सॉक्रेटिस लिखते हैं। और जर्दी आप जानते ही हैं, जब आप उबला हुआ अंडा खाते हैं तो जो पीला भाग होता है उसको जर्दी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं योक, YOLK। तो आपके लिए ज़रूर यह बातें नई लग रही होंगी और नई क्या आपको भूल रही थी, इसीलिए अब नई लग रही होंगी और निश्चित रूप से आपके ज्ञान को ये सब बातें बढ़ाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र और कल्याणी बंकिम चंद्र की आनंद मठ नहीं पढ़ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विशेष नाम मैंने क्यों लिखा हुआ है, महेंद्र और कल्याणी ही क्यों लिखा है, सीता और गीता क्यों नहीं लिखा है? तो इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जो हम लोग आनंद मठ के बारे में सुनते हैं, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा हुआ है, उसके जो मुख्य पात्र हैं महेंद्र और कल्याणी हैं। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको यह पता हो गया कि महेंद्र और कल्याणी ये दोनों मुख्य पात्र हैं किस किताब के? आनंद मठ। आनंद मठ वहीं जहाँ से वंदे मातरम लिया गया है। जब आप वंदे मातरम के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहेंगे और आनंद मठ नामक उपन्यास को पढ़ेंगे तो उस उपन्यास में वंदे मातरम पूरे उपन्यास में बजता रहता है। हर जगह यह बात लिखी हुई मिलती रहती है, क्योंकि उसमें अकाल और अंग्रेज़ों के द्वारा जो समस्याएं पैदा हो गई थी उसके विरुद्ध सभी लोग कार्य कर रहे थे। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि महेंद्र और कल्याणी आनंद मठ के मुख्य पात्र थे और आनंद मठ नामक किताब के लेखक, उपन्यास के लेखक श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब इसका हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। महेंद्र एंड कल्याणी वेर नॉट रीडिंग
बंकिम चंद्राज आनंद मठ। अब जो है बिल्कुल सिंपल है, महेंद्र एंड कल्याणी वेर नॉट रीडिंग। महेंद्र और कल्याणी नहीं पढ़ रहे थे। क्या नहीं पढ़ रहे थे? बंकिम चंद्राज आनंद मठ। क्यों नहीं पढ़ रहे थे? आप तो समझ ही गए होंगे कि ये दोनों उसी उपन्यास के पात्र हैं और हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसका नियम आप देख रहे होंगे कि महेंद्र एंड कल्याणी, ये तो कर्ता के रूप में हो गया। अब उसके बाद वर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग मिल करके बहुवचन को बनाते हैं। वेर नॉट रीडिंग, नहीं पढ़ रहे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका नियम हो गया कर्ता धन वर अब्लिक वाज, मतलब कर्ता के बाद या तो वर लगाना है या वाज लगाना है। इसमें क्या है, आय के साथ वाज लगाना है, एक वचन के साथ वाज लगाना है, और जितने बहुवचन होते हैं उनके साथ वर लगाना है। उसके बाद सिंपल सा नॉट लगा देना है और क्रिया का आईएनजी रूप जोड़ देते हैं, और साथ में कर्म लिख करके यदि अन्य कोई बात आए तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव के स्पेलिंग पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि छात्र अक्सर इस पर गलती करते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसको भी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या मैं चट्टान विज्ञान पढ़ रहा था? अब आप सोच रहे होंगे कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान तो होता ही है, यह चट्टान विज्ञान क्या आ गया यहाँ पर? तो हम लोग इसको भी सीखेंगे। क्या मैं चट्टान विज्ञान पढ़ रहा था? तो वास्तव में चट्टान विज्ञान, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेट्रोलियम कैसे निकाला जाए, कहाँ से निकाला जाए, कैसे खोजा जाए, इन सारी बातों की जानकारी चट्टान विज्ञान के अंतर्गत आपको मिल सकती है। और चट्टानों की वैरायटी, चट्टानों के प्रकार के बारे में भी आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चलिए पहले हम क्योंकि का उत्तर यह देते हैं कि पहले हम लोग इसके वाक्य को देखते हैं। वाज आई रीडिंग पेट्रोलॉजी। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि सबसे पहले जब दिया हुआ वाक्य क्या से शुरू होता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तो हम लोग वाज या वर लगाते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं और फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद कर्म लिखते हैं और उसके बाद कुछ और आता है तो हम लोग उसको भी आगे लिख सकते हैं। तो चूँकि जैसा मैंने बतलाया, आई के साथ वाज लगाते हैं, तो वाक्य इस प्रकार है, वाज आई रीडिंग पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी को हिंदी में हम लोग चट्टान विज्ञान कहते हैं। और इसके बारे में आप अलग से चाहें तो विस्तार से पढ़ करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यह इस बात को तो याद कर ही लेवें कि पेट्रोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, चट्टान विज्ञान। तो वाज आई रीडिंग पेट्रोलॉजी, यह आपका वाक्य हो गया। और देखेंगे यहाँ पर एक और ध्यान देने की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा, आपका वाक्य गलत हुआ। तो बस प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, पहले इसका नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका नियम क्या रहा कि वाज वर, अर्थात या तो वाज लगाना है या वर लगाना है, कोई एक ही लगाना है, जैसा करता हो। अब ऊपर के वाक्य में आप देख रहे हैं कि मैं के साथ वाज लगाते हैं तो वाज लगा सकते हैं। अगर बहुवचन आता है तो वर लगाएंगे। फिर क्या है, कर्ता, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म और डॉट डॉट डॉट, जिसका अर्थ है कि अन्य बातें आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे अनुवाद किया जाता है। तो वाक्य पहले देखते हैं, डीजीसीए सुरक्षा नियम क्यों पढ़ा रहा था। अब प्रश्न उठता है कि डीजीसीए क्या होता है। तो देखिए, भारत में जो भी हवाई जहाज़ उड़ती हैं, जिस पर हम यात्रा करते रहते हैं, तो वह कौन सी जहाज़ कब उड़ेगी, कहाँ उड़ेगी, किसी कंपनी को कौन सी मान्यता देनी है, सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान देना होता है। कहीं पायलट शराब पीकर के तो नहीं जहाज़ उड़ा रहे हैं या नशे में तो नहीं हैं। इन बातों की जो गाइडलाइन होती है, सुरक्षा बिंदुओं का ध्यान देने का मुख्य कार्य होता है, वह डीजीसीए का होता है। डीजीसीए यदि न रहे तो जो हवाई जहाज़ उड़ाने का नियम मनमानापूर्ण हो जाएगा
और इतनी दुर्घटनाएं घट जाएंगी कि कोई भी हवाई जहाज़ पर बैठना पसंद नहीं करेगा। तो डीजीसीए का मुख्य कार्य है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना कि हर यात्री सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, सवाल एक बन गया है कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख करके भेजना है, क्योंकि जानना भी तो है कि डीजीसीए है क्या, और है क्या ये तो आपको पता हो ही गया है कि वैमानिकी क्षेत्र में हवाई जहाज़ जो ख़ास तौर से सामान्य नागरिकों के लिए होता है, सिविल लाइंस के रूप में होता है, इसके नियमों का पालन करवाने का कार्य डीजीसीए करता है। देखभाल करता है कि सब कुछ अच्छा रहे, हवाई जहाज़ की यात्रा जोखिमपूर्ण न होने पाए। तो आप डीजीसीए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, लेकिन उससे पहले इसका फुल फॉर्म लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इसका देखिए अनुवाद इस प्रकार है। वाई वॉज द डीजीसीए टीचिंग सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स के बारे में क्यों पढ़ा रहा था? तो मैंने यहाँ पर भी डीजीसीए का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, बस आपको नियम से अवगत हो जाना है कि इसका नियम देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि WH शब्द। WH शब्द का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई। क्योंकि इन शब्दों की शुरुआत WH से होती है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम लोग WH शब्द कहते हैं। उसके बाद क्या है, वाज अब्लिक वर, कोई एक लगाते हैं जैसा कर्ता की डिमांड हो। फिर कर्ता लिखते हैं, क्रिया के बाद वर्ब के में हम लोग आईएनजी ऐड कर लेते हैं, फिर कर्म, उसके बाद शेष बातें, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया नियम, और देखिए इसी नियम का पालन करके यहाँ पर अनुवाद किया गया है। वाई, क्योंकि क्यों शब्द बीच में आया है, इसीलिए हमने इसको पहले लिखा हुआ है वाई। उसके बाद क्या है, वाज वर। तो चूँकि डीजीसीए एक सिंगल एजेंसी है, इसीलिए वाज लगाया गया है, ये एक वचन के रूप में व्यवहार कर रही है। तो वाई वाज द डीजीसीए टीचिंग सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स के बारे में वह क्यों पढ़ा रही थी? तो क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले है, तो इसीलिए सेफ्टी रूल्स के बारे में गाइडलाइंस जारी करती रहती है और बतलाती रहती है कि इन नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज पास्ट कंटिन्यूअस में आप बहुत सारे नए नए शब्दों से परिचित हुए होंगे और नए नए दार्शनिकों से भी परिचित हुए हैं। अभी आपको डीजीसीए का फुल फॉर्म लिख करके भेजना है, और सिकंदर, अरस्तु, सुकरात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चट्टान विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सब जो है आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी, और निश्चित रूप से ये सब के सब आपके लिए लाभदायक हैं। तो यहाँ पर मेरा एक और सुझाव है कि आप इन नियमों को, वाक्यों को, अंग्रेजी के शब्दों को और सामान्य ज्ञान की बातों को लिख लिख करके याद करें। वह नोटबुक पर लिख लेंगे, आपको बहुत ही सुविधा पड़ेगी। आप दोहराते रहेंगे 2 दिन 4 दिन के बाद, अच्छा रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। अगर केवल वीडियो देख करके आप मान लेते हैं कि आपको आ गया, तो तुरंत तो आपको याद हो जाएगा, इस बात को मैं जानता हूँ। लेकिन सदैव मस्तिष्क में बना रहे, ये बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि कोई भी बात हम लोग पढ़ते हैं तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद वह भूलने लगता है, और भूलने न पाए इसका एकमात्र ब्रह्मास्त्र है रिवीजन, अर्थात दोहराना। आप दोहराएं, रिवीजन करें और सारी बातों को मस्तिष्क में रखे रहें। इससे आपका ज्ञान दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ता रहेगा, बशर्ते आपको दोहराते रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। आप इसको लिखें, याद करें, आगे बढ़ें, और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।